वेलकम टू दिव्या क्लासेस बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो उसी के रिलेटेड आज एक और वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्लास 10th के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, जो क्विक और इजी वे से हम आज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत ही काफ़ी होंगे ये आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके अलावा वहाँ से कुछ नहीं आ सकता बच्चों। पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, पहला ही क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विकास में कैसे योगदान दिया। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है बच्चों राष्ट्र प्रेम की भावना। तो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र प्रेम की भावना को कैसे विकसित किया। तो 1789 में फ्रांस के अंदर एक क्रांति होती है जिसको कहा जाता है फ्रांसीसी क्रांति। तो इस क्रांति ने फ्रांस के अंदर जो निरंकुश राजा था लुई 16वां, उसकी सत्ता को समाप्त कर दिया और जनता के हाथों में अब वहां की सत्ता आ जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका बच्चों, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार वहां की जनता के बीच में आते हैं और जिससे वहां के नागरिकों को एकता की भावना महसूस होती है, सामुदायिक एकता उनको फील होती है और वो पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों से जागरूक होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय गीत ऐसे प्रतीक हैं जिससे सामूहिक राष्ट्रीय पहचान लोगों के अंदर विकसित होती है, उनमें एकता की भावना आती है कि वो एक ही देश के नागरिक हैं। फिर आंतरिक जो कर थे वो समाप्त कर दिए थे फ्रांस के अंदर। आप सभी ने पढ़ा होगा कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन और तृतीय में थे जो वो जनसाधारण लोग थे। तो जो जनसाधारण लोग थे वही सबसे ज्यादा कर चुकाते थे, टैक्स देते थे राजा को। तो अब क्या हुआ, इस क्रांति के बाद उन सभी करों को समाप्त कर दिया गया और समान रूप से सभी पर कर लागू किए गए। चाहे कोई पादरी हो, कुलीन हो, जनसाधारण हो, वो अपनी आमदनी के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार ही टैक्स चुकाएगा, जिससे प्रशासनिक एकता आई, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। ये विचार लोगों के अंदर आता है। इन सभी उपायों से फ्रांस में आधुनिक राष्ट्र की नींव पड़ती है और राष्ट्रवाद को व्यापक समर्थन मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति से ही इस राष्ट्रवाद शब्द का जो निर्माण होता है बच्चों, इस भावना का निर्माण होता है और धीरे धीरे करके ये पूरे यूरोप में फैल जाती है और फिर यूरोप से निकलकर ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस क्रांति को इसीलिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा माना जाता है क्योंकि राष्ट्रवाद की जो भावना है वो इसी क्रांति से पैदा होती है और पूरे विश्व में फैलती है। 1815 की वियना संधि के मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है ये इस चैप्टर की। ये क्रांति हुई थी बच्चों 1815 में, जब 1814 में नेपोलियन बोनापार्ट मर जाता है, युद्ध में उसकी हार हो जाती है और उसको मार दिया जाता है वाटरलू की लड़ाई में। तो उसके बाद ऑस्ट्रिया के एक चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मैटरनिख, उन्होंने वियना संधि के लिए एक समिति बुलाती है। लोग, सभी देशों के लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, सभी देशों के नेता, और उसी को कहा जाता है वियना संधि 1815 की। तो इस संधि के कुछ उद्देश्य थे बच्चों, ये ऐसे ही नहीं हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के युद्धों के दौरान राजनीतिक जो परिवर्तन आए थे, यानी कि जो भी बदलाव हुए थे, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने कानून बनाए थे, नेपोलियन संहिता जो लागू की थी, उन सभी को हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जिन राजवंशों को हटा दिया था सत्ता से, उनको दोबारा से स्थापित किया गया। ये इसका मुख्य उद्देश्य था इस संधि का, कि पुराने राजवंशों को सत्ता में दोबारा बहाल किया जाए, उनको दोबारा गद्दी पर बिठाया जाए। ये इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, फ्रांस को कमजोर कर दिया जाए, उसकी सीमाओं पर शक्तिशाली राज्यों का निर्माण किया जाए, यानी कि उसके जो कुछ हिस्से थे जो नेपोलियन ने जीत के फ्रांस के अंदर मिलाए थे, उनको दूसरे देशों से, जैसे कि रूस से, ऑस्ट्रिया से, प्रसिया से, इन सब में उन हिस्सों को बांट दिया गया और शक्तिशाली, उनको पावरफुल बना दिया गया, ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर पाए, वो और ज़्यादा ज़मीन ना हड़प पाए।
तीसरा पॉइंट है इसका, यूरोप में शक्ति संतुलन बना रहे, पावर का जो बैलेंस है वो यूरोप के अंदर रहे, कोई भी देश ज्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। ये इस वियना संधि के मुख्य उद्देश्य थे बच्चों। ड्यूक मैटरनिख जिनकी नेतृत्व में ये संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, इटली के एकीकरण में कावूर की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इटली के एकीकरण में बच्चों 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। आपसे पूछा जा सकता है, कावूर के बारे में पूछा गया है, मैज़िनी के बारे में पूछा जा सकता है, गैरिबॉल्डी के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैज़िनी थे, जैसुपे मैज़िनी, जिन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और इटली के सभी लोगों में देश प्रेम की भावना को विकसित किया था। जन जन तक देश प्रेम की जो भावना है वो उन्होंने फैलाई थी। फिर गैरिबॉल्डी हैं, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक एक सेना बनाई थी, जिसने इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कावूर के बारे में हम पढ़ेंगे। कावूर जो थे वो सार्डिनिया पिटमांड के प्रधानमंत्री थे और उसने कूटनीति के माध्यम से फ्रांस से समझौता किया था और ऑस्ट्रिया को हराया था। ये जो सार्डिनिया पिटमांड है बच्चों, ये भी इटली का एक राज्य था। इटली कुल 7 राज्यों में बटी हुई थी, अलग अलग से, एकीकृत नहीं थी। तो ये जो प्रधानमंत्री थे सार्डिनिया पिटमांड के, कावूर, इन्होंने अपनी कूटनीति से इन सभी राज्यों को मिलाने की कोशिश की थी। तो फ्रांस से समझौता किया और ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसने सैन्य युद्धों के बजाय राजनीतिक समझौतों द्वारा इटली को एकीकृत किया था। उसके प्रयासों से विक्टर एमेनुएल, जो सार्डिनिया पिटमांड के राजा थे, उनको इटली का राजा बनाया गया और इटली के जो 7 राज्य थे अलग अलग, उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया। इसी को इटली का एकीकरण कहते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखिए। ओटो वॉन बिस्मार्क ये प्रुसिया के चांसलर थे। बिस्मार्क प्रुसिया के चांसलर थे, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो देखिए बच्चों, जब नेपोलियन बोनापार्ट आता है फ्रांस की सत्ता में, उससे पहले जर्मनी भी, मैं आपको बता दूं, 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको 39 राज्यों का महासंघ बना दिया था और जब 39 राज्य भी अलग अलग थे तो उसी का एकीकरण होता है, जिसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं ओटो वॉन बिस्मार्क। तो बिस्मार्क जो है वो प्रुसिया के चांसलर थे और प्रुसिया भी जो है वो जर्मनी का ही एक राज्य था बच्चों, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति अपनाने का उनका अर्थ था बच्चों कि उनकी ये विचार थे कि बिना युद्धों के, बिना शक्ति के, बिना पावर के, उसके बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता। तो उसी विचार पर उन्होंने लौह और रक्त, यानी कि युद्ध में मारे जाएंगे लोग, उनका खून बहेगा, तो उसी के हिसाब से उन्होंने इस नीति को नाम दिया लौह और रक्त की नीति। यानी युद्धों के माध्यम से ही जर्मनी का जो है वो एकीकरण हो पाएगा, ऐसे उनके विचार थे। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध करके जर्मन राज्यों को प्रुसिया के नेतृत्व में संगठित किया था। प्रुसिया भी जर्मनी का एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, जिसके राजा को बाद में जर्मनी का राजा बना दिया जाता है। तो 1871 में वर्साया के महल में जर्मन साम्राज्य की घोषणा होती है। वर्साया का महल फ्रांस के पेरिस शहर में था बच्चों, जहां पर वहां के जो राजा थे विलियम प्रथम, उनको 1871 में जर्मनी का राजा बना दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, 5वां क्वेश्चन है ये, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? तो मैं अब आपको बता दूं कि अर्नेस्ट रेनन ये फ्रांस के एक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, आलोचक थे, जो धर्म की आलोचना करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। तो बहुत बड़े विद्वान ये फ्रांस के थे। इनके अनुसार राष्ट्र क्या है ये आपको बताना है। तो रेनन के अनुसार राष्ट्र केवल भाषा, धर्म या जाति पर आधारित नहीं था। राष्ट्र साझा इतिहास था, बलिदान था और वर्तमान में साथ रहने की इच्छा से बनता है। यानी वर्तमान में जो लोग रहते हैं उनमें साथ रहने की इच्छा हो तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र एक बड़ी सामूहिक एकता है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और जो अपनी मर्जी से रहते हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। तो ये थी
राष्ट्र की परिभाषा अर्नेस्ट रेनन के अनुसार। चैप्टर नंबर 2 है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही है, असहयोग आंदोलन 1920 शुरू होने के कारण तथा इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो ये जो असहयोग आंदोलन था ये 1920 में इसकी शुरुआत होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब महंगाई बढ़ जाती है, युद्धों में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और आप सबको पता होगा कि 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है, जिसमें इंग्लैंड ने भी पार्ट लिया था। और क्योंकि इंग्लैंड भारत पर उस समय शासन कर रहा था, भारत को अपना गुलाम बना रखा था, तो इंग्लैंड ने अपने युद्ध के दौरान हुए खर्चों की भरपाई करने के लिए जो भारतीय किसानों पर, भारतीय लोगों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिए थे, जिससे खाद्य संकट जनता के अंदर आ गया था, असंतोष जनता के अंदर फैल गया था। क्योंकि अंग्रेज जो हैं बच्चों, वो भारतीय किसानों को अनाज उगाने से मना करते थे, और वो चाहते थे कि यहाँ के जो किसान हैं वो नील, अफीम, कॉफ़ी ऐसी चीज़ें उगाएं जिससे विदेशी व्यापार बाजारों में बेच के इंग्लैंड जो है और पैसा कमा पाए। तो जिसके कारण जनता में खाद्य संकट आ जाता है, सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी सरकार बढ़ा देती है, तो जिसके कारण जनता में असंतोष था, गुस्सा था। तो पहला ये कारण था असहयोग आंदोलन का। दूसरा कारण है बच्चों रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसने अंग्रेजी शासन के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया था। रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम जिसके अनुसार अंग्रेज किसी भी भारतीय को पकड़कर बिना केस के, बिना सुनवाई के 2 साल तक रख सकते थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी जानते हैं, बहुत ही क्रूर ये हत्याकांड था, जिसमें सभी लोग मारे गए थे बैसाखी के त्योहार के दिन। तो इसका जो प्रतिशोध था, गुस्सा था लोगों में, ये भी एक मुख्य कारण बनता है असहयोग आंदोलन का। तीसरा पॉइंट है बच्चों खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था बच्चों जो ग्रीस, यूनान पर लगाया गया था। यूनान के जो राजा थे वो थे एक खलीफा, और मुस्लिम धर्म में खलीफा को बहुत ऊंचे पद पर रखा जाता है। तो जब 1918 में इंग्लैंड जो है वो विश्व युद्ध जीत जाता है, तो वो वहाँ के सुल्तान पर, टर्की के सुल्तान पर बहुत सारे कर लगा देता है, जिससे भारत के जो मुसलमान हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, और वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस आंदोलन के माध्यम से, इसका सपोर्ट करने के माध्यम से हिंदू और जो मुस्लिम है उनमें एकता आएगी, और वो मिल के अंग्रेजों का विरोध करेंगे। एक मंच पर लाने की उनकी जो नीति थी, प्रयास था ये खिलाफत आंदोलन में सहयोग देना। इसका चौथा पॉइंट है बच्चों जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी वस्तुएं ये सभी त्याग दी जाती हैं, उपाधियां त्याग दी जाती हैं। जो हिंदू, जो भारतीय अंग्रेजों के फेवरेट होते थे, उनके लिए काम करते थे, उनको ये कुछ उपाधियां देते थे, जिन उपाधियों को भी भारतीयों ने त्याग दिया था। सभी विदेशी चीज़ों को त्याग दिया गया था, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया गया था, स्कूल, कॉलेज, इन सब का बहिष्कार कर दिया था भारतीय लोगों ने। फिर है चरखा, खादी और स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था, ताकि भारत के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर रहें और वो विदेशी चीज़ों पर डिपेंड ना रहें। छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं ने, सभी ने इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों इसका, गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। तो बच्चों 12 फरवरी 1922 में चोरा चोरी में एक घटना होती है 4 फरवरी को, और उसमें काफ़ी हिंसा हो जाती है। एक पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी होते हैं, जहां गुस्साई भीड़ जो होती है वो आग लगा देती है और वो लोग जलकर मर जाते हैं। तो इससे गांधी जी बहुत परेशान होते हैं और वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, इसको रद्द कर देते हैं। गांधी जी का मानना था कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, उसमें किसी तरह की हिंसा, मार पीट, चोट किसी को नहीं आनी चाहिए। जबकि जनता हिंसा की ओर बढ़ रही थी, जनता में काफ़ी असंतोष था, आक्रोश था, गुस्सा था। उन्होंने महसूस किया कि लोग अभी सत्याग्रह के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन रोक दिया, वापस ले लिया।
12 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों इसका, दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इस आंदोलन की आपको इंपॉर्टेंस, महत्व बताना है। तो 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी यात्रा शुरू की थी। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से उन्होंने कुल 78 अपने समर्थकों के साथ ये यात्रा शुरू की थी, जो 240 मील की थी साबरमती से दांडी तक, और जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होती है। लोगों ने कर न देना, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और सरकारी कानूनों की अवहेलना करना इसमें शामिल था। महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया और वो जेल भी गई। बहुत सारी शराब की दुकानें उन्होंने तोड़ी इसके विरोध में। सरकार ने कठोर दमन किया, हजारों लोग गिरफ्तार हुए। जब यह आंदोलन शुरू होता है बच्चों, तो कुल 78 लोग गांधी जी के साथ थे, और जब यह आंदोलन समाप्त किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा क्रूर तरीकों से इसको समाप्त किया जाता है, लाठीचार्ज होता है, तब लगभग 80,000 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, और इसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता। और इसी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने बहुत आगे चलकर भाग लिया था, बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। ये एक ऐसा आंदोलन था जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में सबसे बड़ा जन आंदोलन बनके उभरा था। सरकार ने कठोर दमन किया और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन बना दिया बच्चों, यानी जन जन का आंदोलन बना दिया, जिससे अंग्रेजी शासन की नैतिक शक्ति जो है वो कमजोर हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों हमारा, विभिन्न सामाजिक वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे देखा। यानी कि समाज में जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग वर्ग थे, उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को किस हिसाब से लिया, क्या उनकी अपनी इच्छाएं थी। तो पहला है बच्चों, किसान लगान में कमी और जमींदारी की जो प्रथा थी उसको समाप्त करना चाहते थे। वो लगान नहीं देना चाहते थे क्योंकि इतनी उपज उनको नहीं, पैदावार इतनी नहीं होती थी। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों वो है मजदूर बेहतर मजदूरी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, ताकि उनको लगातार काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले। और व्यापारी चाहते थे कि जो व्यापार हो वो कर मुक्त हो जाए, उनको आयात निर्यात पर कोई टैक्स न देना पड़े। महिलाओं ने राष्ट्र सेवा को अपना कर्तव्य समझा, लेकिन फिर भी समाज में उनको बराबरी नहीं दी गई थी। आदिवासियों ने जंगलों पर अधिकार चाहा था कि जंगलों पर एकमात्र आदिवासियों का अधिकार हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांगे पूरी नहीं की थी। कांग्रेस ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, भारत में राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक विरोध से जुड़ा है। कथन को स्पष्ट कीजिए या कथन की पुष्टि कीजिए। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास, औपनिवेशिक जो नीतियां थी उनका विरोध करना ही था बच्चों। अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों ने गरीबी और बेरोजगारी बढ़ा दी थी। आर्थिक नीतियां होती है बच्चों की, जो भारत का सामान था जो इंग्लैंड जाता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जबकि इंग्लैंड से जो सामान भारत आता था, जो भारतीय उसको खरीदते थे तब उस पर टैक्स लगता था, लेकिन अंग्रेज जब उसको खरीदते थे उस पर टैक्स नहीं लगता था। भारत का जो सामान था वो बिना कर के इंग्लैंड भेजा जाता था, और इंग्लैंड से जो तैयार माल होकर आता था उस पर बड़े बड़े टैक्स लगा दिए जाते थे, और इंग्लैंड से जो माल इंग्लैंड के लोग लेकर आते थे वो टैक्स फ्री था। तो ये ऐसी कुछ भेदभाव की नीतियां थी जिससे भारत के अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। साझा दुख और उत्पीड़न ने लोगों में एकता पैदा की थी। भारत के जो लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज के थे, किसी भी वर्ग के थे, उनका जो दुख था, उनकी जो परेशानी थी वो साझा थी, एक जैसी थी। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विभिन्न वर्गों को जोड़कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था। सभी को उन्होंने एक साथ लाए थे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया था। सत्याग्रह, बहिष्कार और जन आंदोलनों में राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई थी। जन जन तक देश प्रेम की, राष्ट्रवाद की भावना पहुंच रही थी इन आंदोलनों के माध्यम से। इस प्रकार स्वतंत्रता संघर्ष ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। अब भारत के अंदर भी राष्ट्रवाद का जन्म हो रहा था।
चैप्टर 3 है हमारा बच्चों भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, 19वीं सदी में वैश्विक व्यापार के विस्तार के कारण लिखिए कि 19वीं सदी में जो विश्व आपस में जुड़ गया था व्यापार के माध्यम से, वो किस तरह से हुआ था, उसका विस्तार कैसे हुआ था। तो पहला पॉइंट है बच्चों इसका, औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में कारखाने बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली इंग्लैंड में, जिससे कच्चे माल की मांग बढ़ती जा रही थी और जो तैयार माल था उसको नए बाजारों में बेचने के लिए खोज की जा रही थी, तो जिससे भी वैश्विक जो विस्तार है वो हो रहा था। दूसरा है भाप इंजन, रेल मार्ग और जहाजों के विकास से लंबी जो दूरी थी वो आसान हो गई थी और अब व्यापार दूर दराज के देशों से भी होने लगा था। तीसरा पॉइंट है यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में उपनिवेश बना रखे थे अपने, जिससे वो कृषि और खनिज के वहाँ के जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग कर रहे थे, उनका दोहन कर रहे थे, जिससे भी वैश्विक व्यापार बढ़ रहा था। वो इन देशों की जो चीज़ें थी, इन देशों का जो कच्चा माल था वो दूसरे देशों में बेचते थे मुनाफा कमाने के लिए। गेहूं, कपास, चाय, कॉफ़ी, नील जैसी कृषि उपज का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान किया जाता था। ये फसलें ऐसी थी जो अंग्रेज उगाने के लिए भारतीय किसानों को मजबूर करते थे, जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, नील, और इनको विदेशों में बेचा जाता था, जिससे भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकसित हो रहा था, फल फूल रहा था। और इन सभी कारणों से विश्व के विभिन्न भाग आपस में आर्थिक रूप से जुड़ रहे थे। आर्थिक रूप से का अर्थ होता है बच्चों जहां से पैसे की कमाई हो, आमदनी हो, उसको कहा जाता है आर्थिक। क्वेश्चन 2 है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसने विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसको कैसे प्रभावित किया। तो पहला पॉइंट है, युद्ध के कारण उत्पादन घट गया था और अनेक देशों पर भारी कर्ज चढ़ गया था। युद्ध में सभी जो देश थे बच्चों वो युद्ध से जुड़ी हुई सामग्री ही बना रहे थे, जिसके कारण जो आम जनता के उपयोग की जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन नहीं हो रहा था और देश आपस में बहुत ज़्यादा युद्ध करने से भारी कर्ज उन पर चढ़ गया था। हथियारों की, खाने पीने की, गोला बारूद को खरीद खरीद कर उन पर कर्ज चढ़ गया था, वो गरीब हो गए थे, जिससे यूरोप के जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई थी, बिगड़ गई थी। अमेरिका विश्व का प्रमुख ऋणदाता बन गया। अमेरिका जो है उस समय से पूरे विश्व को ऋण देता था, कर्ज वो देता था, जबकि यूरोप आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, क्योंकि जो भी वर्ल्ड वार हुए हैं फर्स्ट और सेकंड वो यूरोप के अंदर हुए हैं, जिससे यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से गरीब हो गया, पिछड़ गया, और अमेरिका यहीं से पूरे विश्व पर अपना दबदबा बनाने लगा, क्योंकि वो दूसरे देशों को कर्ज देने लगा। युद्ध के बाद बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। अस्थिरता मतलब कोई भी चीज़ स्थिर नहीं थी, व्यापार, बेरोजगारी सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, व्यापार घटता जा रहा था और बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, जिससे आर्थिक अस्थिरता आ रही थी, गरीबी आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, 1929 की महामंदी के कोई 3 प्रभाव लिखिए। 1929 की जो महामंदी आई उसके क्या प्रभाव पड़े समाज पर। पहला पॉइंट है, विश्व व्यापार में भारी गिरावट आई। विश्व स्तर पर जो व्यापार होता था वो बहुत नीचे आ गया, गिर गया, और बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो गई। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका सहित कई देशों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। अब जो है अमेरिका भी इसकी चपेट में आ जाता है। महामंदी अमेरिका से शुरू होती है, जब डॉलर की कीमत गिर जाती है तो किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, बैंक बंद हो जाते हैं और लोगों की जो जमा राशि थी बैंकों में वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उपनिवेशों में कच्चे माल की मांग घटने से आर्थिक संकट और गहरा हो जाता है। इस महामंदी ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से झंझोड़ दिया था, गिरा दिया था। अमेरिका में बहुत सारे बैंक थे जो दूसरे देशों को कर्ज देते थे, जहां से डॉलर की जो कीमत है वो गिर जाती है, और ये 1929 की महामंदी की शुरुआत होती है। ये होती है अमेरिका से। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक परिवर्तन
स्पष्ट कीजिए। भारत में जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो आर्थिक परिवर्तन क्या थे, क्या कुछ दुर्दशा थी भारतीयों की, वो आपको स्पष्ट करनी है। तो पहला पॉइंट है, भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया था। यानी कि भारत जो है वो इंग्लैंड को कच्चा माल देता रहेगा और ब्रिटेन का जो तैयार माल था, इंग्लैंड का जो तैयार माल था, वो भारत में बिकता रहेगा, वो भी कर फ्री। पारंपरिक हस्तशिल्प जो है वो नष्ट हो जाते हैं भारत के, जिससे भारत के जो कारीगर है, बुनकर हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं और भारत के अंदर बेरोजगारी फैल जाती है। कृषि को निर्यात उन्मुख बना दिया गया, यानी कि कृषि में किसान जो भी पैदा करेंगे उसको दूसरे देशों में बेच दिया जाएगा, जिससे खाद्यान्न की कमी पैदा हो गई थी। रेल मार्गों का विकास व्यापार के लिए नहीं, बल्कि रेल मार्गों का जो विकास है वो भारतीयों के भले के लिए नहीं हुआ था, बल्कि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया था, ताकि वो दूर दराज के क्षेत्रों से भी कच्चे माल को लाना ले जाना कर सके। इन नीतियों से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत कमजोर हो जाती है और वो पूरी तरह से इंग्लैंड पर डिपेंड होने लग जाता है। ये बहुत सारे नेगेटिव जो असर हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ते हैं और भारत गरीब से और गरीब होने लगता है। क्वेश्चन 5 है बच्चों, 19वीं सदी में मजदूरों का अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्यों हुआ? प्रवास होता है किसी दूसरे देश में जाके बस जाना, तो इसी को प्रवास कहा जाता है। तो 19वीं सदी में मजदूरों का अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों में क्यों मजदूर बस रहे थे, क्या कारण थे उसके? तो उसका पहला कारण था बच्चों, एशिया और यूरोप के गरीब मजदूर बेहतर रोजगार की तलाश में विदेश में जाते थे, ताकि वो अच्छी आमदनी कर सके, अच्छी कमाई कर सके। औपनिवेशिक क्षेत्रों में खेतों, खादानों, बागानों में सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती थी, तो इसलिए वो वहाँ काम करने जाते थे। इस प्रवास से विभिन्न देशों की जो जनसंख्या है, संस्कृति है, उस पर गहरे बदलाव आते हैं, गहरे प्रभाव पड़ते हैं। जो दूसरे देशों से लोग जाते थे वो अपनी संस्कृति को भी अपने साथ ले जाते थे, तो इसलिए लोगों में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। ये मुख्य कारण थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो रहा था बच्चों। मुख्य तौर से मजदूरी के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए लोग काम करने के लिए दूसरे देशों में जाते थे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं इतिहास के, वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच।